So the question is, three randomly chosen non-negative integers x, y and z are found to satisfy the equation x plus y plus z is equals to 10. Then probability that z is even. So इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, तीन नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं, मतलब वो इंटीजर्स हैं जिसमें जीरो इंक्लूडेड है, नेगेटिव नहीं हो सकते वो लोग, ये इंटीजर्स एक्स वाई जेड, और उनका सम कितना है 10. हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि z इवन होने की क्या प्रोबेबिलिटी है. तो पहले तो हम टोटल नंबर ऑफ केसेस निकाल देंगे, टोटल नंबर ऑफ केसेस की ये वाली इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए नॉन नेगेटिव इंटीजर से. सो अगर ये मैं फाइंड आउट करूं, ये कितना आएगा, अगर मेरे पास ये इक्वेशन दी है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 10, तो इसके नॉन नेगेटिव इंटीजर सॉल्यूशन कितने होते हैं. अगर समझ लीजिए ये आर टर्म्स हैं, आर ऐसे नंबर्स हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर्स जिनका सम हमें क्या करना है n, तो इसका नॉन नेगेटिव इंटीजर सॉल्यूशंस कितने होते हैं n प्लस r माइनस 1 c r माइनस 1. ये इसके नॉन नेगेटिव इंटीजर सॉल्यूशन होते हैं अगर हमारे पास r वेरिएबल्स हो और हमें सम उनका करना हो n. तो इस केस में इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 प्लस 3 माइनस 1 c 3 माइनस 1. So this will be equal to 12c2. ठीक है. अब इन्होंने बोला है कि probability that z is even. So ये टोटल नंबर ऑफ केसेस हैं. अब हमें वो केसेस निकालने जिनमें z इवन हो. अगर z इवन है तो मैं कह सकता हूँ कि z की वैल्यू मैं क्या ले सकता हूँ, z की वैल्यू मैं ले सकता हूँ 2 टाइम्स m, वेयर m क्या होगा, m 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 0 से लेके 5 तक कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अगर m 5 से ज़्यादा होगा तो ये जो सम है ये 10 से ज़्यादा हो जाएगा, तो वो वैल्यूज m की नहीं हो सकती. सो m कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, 0 से लेके 5 तक, ताकि z की क्या वैल्यूज हो जाएंगी, z की वैल्यू आ जाएगी इससे 0 2, सारी इवन वैल्यूज जो भी हमारे इवन वैल्यूज होती हैं हर एक के करस्पॉन्डिंग एक एक. ठीक है. सो ये वैल्यूज हैं जो z की हो सकती हैं. सो हमने z को लिख लिया 2m, ताकि m की वैल्यूज कहाँ से है 0 से 5 है. सो अगर मैं z की वैल्यूज में सब्स्टिट्यूट कर दूँ तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएंगी, x प्लस वाई प्लस 2m इज इक्वल टू 10. अब अगेन हमें इसके क्या चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर सॉल्यूशन चाहिए, इस चीज़ के नॉन नेगेटिव इंटीजर सॉल्यूशन चाहिए. बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो m का कोएफिशिएंट है वो 2 है, तो ये वाला फॉर्मूला हम डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते. कौन सा वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला हम डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते. तो हम क्या करेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10 माइनस 2m, इसको हम ऐसे लिख लेंगे. ठीक है. सो अब क्या है, हमें दो वेरिएबल्स दिए और उनका सम है ये. ठीक है. तो अगर इनके हमें नॉन नेगेटिव इंटीजर सॉल्यूशन चाहिए तो मैं क्या कह सकता हूँ कि वो किसके इक्वल होगा, n. यहाँ पे n क्या है, n ये है, ये चीज़ n है, n प्लस r क्या है, यहाँ पे 2 है, माइनस 1 n. हमारा फॉर्मूला क्या था, n प्लस r माइनस 1 c r माइनस 1. तो c r माइनस 1 विच इज 2 माइनस 1. यहाँ पे मैं लिख देता हूँ n की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 10 माइनस 2m, और r की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2. ठीक है. तो ये कितनी हो गई, अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 11 माइनस 2m c1 विच इज इक्वल्स टू 11 माइनस 2m. सो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 10 माइनस 2m, सो हर एक पर्टिकुलर m के लिए m इक्वल टू 0, m इक्वल टू 1, m इक्वल टू 2, इन पांचों वैल्यूज के लिए मेरे डिफरेंट नंबर ऑफ सॉल्यूशन आएंगे. अगर मेरे m की वैल्यू 0 है, m इक्वल टू 0, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 11 माइनस 2m की 11 आएगी. सो मतलब कि अगर x प्लस वाई इक्वल टू 10 माइनस 0 के हमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, जब m 0 होगा तो क्या होगा, x प्लस वाई, यही बेसिकली ये इक्वेशन हो जाएगी हमारी 10 माइनस 0.
सो इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन आएंगे 11। तो ऐसे हमें क्या करना है, उन सभी सॉल्यूशंस को ऐड करना है। जो भी सॉल्यूशंस आएंगे, जब m की वैल्यू 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी और 5 होगी, तो जो भी नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आएंगे, जैसे इस केस में 11 आ रहे हैं नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, उन सभी नंबर ऑफ सॉल्यूशंस को ऐड करना है। तो बेसिकली इस पे मुझे एक समेशन लगाना है। कहाँ से कहाँ तक? तो समेशन ओवर m, मतलब m की जितनी भी वैल्यूज हो सकती हैं 11 माइनस 2m। और m कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा? हमें पता है m की वैल्यू सिर्फ 0 से 5 तक हो सकती है। तो मैं लिख सकता हूँ m इक्वल टू 0 से 5 तक अगर मैं फाइंड कर दूंगा तो ये नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो जाएंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशन जिसमें z इज इवन। तो ये कितना आएगा? अगर मैं ये समेशन फाइंड आउट करना चाहूँ तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? ये तो 11 है, कांस्टेंट है, तो इसको 6 टाइम्स अगर हम ऐड करेंगे, 0 से 5 तक 6 होता है, और माइनस 2m करेंगे तो ये आएगा 2 इंटू एम, 5 इंटू 5 प्लस 1 बाई 2, विच इज 6 5 या 35, 66 माइनस 35। यहाँ पे मैंने कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया है? यहाँ पे मैंने ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया है कि समेशन r इक्वल टू 1 टू 0 टू n क्या होता है? इसकी वैल्यू क्या होती है? n इंटू एन प्लस 1/2। वैसे मैटर नहीं करता ये 0 से स्टार्ट होगा कि 1 से, क्योंकि अगर r 0 होगा तो वो उसको ऐड करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो इसकी वैल्यू क्या हो गई? 66। यहाँ पे हमने एक मिस्टेक कर दी है, ये वैल्यू 30 है। 6 इंटू 5 30 होता है, तो ये वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 36। और हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने आए थे? 12c2। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी दैट z इज इवन, प्रोबेबिलिटी दैट z इज इवन, z इज इवन। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, नंबर ऑफ सॉल्यूशन व्हेन z इज इवन इज 36 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, जो भी सारे पॉसिबल केसेस हैं वो कितने हैं? 12c2। और इसकी वैल्यू कितनी है? अगर मैं कैलकुलेट करूं इसकी, 36 बाई 12c2 कितना होता है? 12c2 ये होता है 66। और अगर इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दूं इस फ्रैक्शन को, तो ये आ जाएगा 6/11। सो ये हमारा आंसर हो जाएगा। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। So the students, in the given question we have 12 identical balls which have to be played in 3 identical boxes, and we need to find the probability that one of the box contain exactly 3 balls. Okay, so we have 12 balls, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 balls, and we have 3 boxes, and we need to place this balls inside the boxes. Okay, so probability that one of the box contain exactly 3 balls will be same of selecting a box 3 times. Okay, so as we know that probability of selecting a box will be equal to 1/3, and probability of not selecting a box will be equal to 2/3. So we can find our required probability of selecting a box 3 times will be equal to 12c3 into p cube into q 12 minus 3, which will be 9. Okay, so this will be equal to 12 factorial upon 3 factorial upon 9 factorial into 1/3 power cube into 2/3 power 9. So this will be equal to 12 into 11 into 10 upon 3 into 2. 9 factorial cancel out. Okay, and equal to 1/3 into 1/3
into 1 by 3 into 2 by 3 to the power 9. Okay, so 3 to the 6 cancel out, come 2. Okay, and 10 can be write as 2 into 5. Okay, so it will be equal to 55 by 3 into 2 by 3 into 2 by 3 into 2 by 3 into power 9, which will be equal to 55 by 3 into 2 by 3 to power 11, and that will be our answer. So if we see the options, option first is correct. Thank you. The question says that let omega be a complex cube root unity with omega not equal to 1 and a fair dice is thrown 3 times, and if the R1, R2 and R3 are the numbers obtained on the die, then we have to find the probability. We have to find the probability that omega R1 plus omega R2 plus omega R3 is equal to 0. So a dice is thrown. So total number of a die has is 6. So total number of outcomes. Total number of outcomes for a die in 3 times is, first time any of the 6 number can come, second time also any of 6 number can come, and third time also. That is equal to 216. This is our total number of outcomes for a die to a thrown 3 times. Now for favorable outcomes. Favorable outcomes. We know that for a complex cube root unity omega, it is a rule that 1 plus omega square is equal to 0. Sum of cube root of unity is always 0. So it is our first equation. Now we can say that we are dividing our outcomes in the 3 series. Our outcomes can be 1, 2, 3, 4, 5 and 6. So we can divide it in 3k, 3k plus 1 and 3k plus 2. In 3k, 3 and 6 will come if we put k is equal to 1 and 2. In 3k plus 1, 1 and 4 will come if we put k is equal to 0 and 1. And in 3k plus 2, remaining 2, that is 2 and 5 will come. So now the probability that omega R1 plus omega R2 and plus omega R3 equal to 0 is that if in the first attempt there will be a possibility from this series, and in second attempt from this, and in third attempt from this, then surely we can say that their summation is equal to 0. For example, if we take omega from this as first, that is 3k, and in second attempt we take from this, that is 3k plus 1, and in third attempt from this, that is omega 3k plus 2. Now taking omega 3k common from this, we get 1 plus omega square, which is equal to 0 from this equation. So it is proved that if we take simultaneously from these 3 series, we get this as equal to 0. Now our favorable outcomes will be, we have to choose 2 numbers from this, that is 2c1. Similarly 2 numbers from this series, that is 2c1 and 2c1. And now these R1, R2 and R3 will arrange themselves in 3 factorial. So it is equal to 2c1 is 2, it is 2, 2 and 3 factorial is 6.
So it is equal to, so these are our favorable outcomes. So the probability will be equal to 2 into 2 into 2 into 6, and total outcomes are 216, that is 6 into 6 into 6. This will cancel this, and our answer will be 2 upon 9. So option third is correct.